10 गोल्डन रूल्स है। ये 10 गोल्डन रूल्स हमारे कई सदियों से चलते आ रहे रूल्स है। लेकिन हम कभी वक्त के चलते इसको पहचानते नहीं है और रास्ते भटक जाते हैं। ऐसे ही कुछ आज हम हालात में यहाँ पर है। तो ऐसे में आज के हालात में जैसे वी द पीपल समन संघ ने लोगों को इकट्ठा करने का आह्वान किया है। हम लोग बार बार हर दिन ये कहते हैं कि आपको इकट्ठा होना है, जुड़ जाना है, खुद को जोड़ना है और लोगों को भी जोड़ने के लिए आमंत्रित करना है। ऐसा क्यों करना है? क्या मतलब है इसका? बहुत से साथी ऐसा भी पूछते हैं कि क्या होगा जुड़ने से, जुड़ने से और लोगों को जोड़ने से। वैसे तो हम बहुत दिनों से जी रहे हैं, वैसा हमारे जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा और अभी भी जुड़ेंगे तो क्या होगा। बट यही सवाल जो है, अहम सवाल है हमारे आगे के अस्तित्व के लिए। वो कैसा? तो हमने जैसे देखा कि तथागत बुद्ध से पहले ही हमारा समन संघ इस्टेब्लिश हुआ था। बुद्ध ने उसको बहुत ही सही तरीके से फाइन ट्यून किया, क्योंकि इतिहास और फिलॉसफी ये कहती है कि जब भी कभी अनाचार, अत्याचार या अव्यवस्था या समाज बिखर जाने की कोशिश होती है, तब जाके महान समन संघी निर्माण होता है। बुद्ध के जमाने में भी ऐसा ही हुआ। एग्रेरियन रेवोल्यूशन हुई थी, अभी अभी लोहे की खोज हुई थी। लोग जमीन खोद कर और जमीन का पालन पोषण करने वाले, उसकी देखभाल करने वाले लोग अब लोहे की हथियार बनाकर उसमें हल चलाकर वो लोहे का खेती करते थे। ऐसे में वहां पर एग्रेरियन रेवोल्यूशन हुई, कृषि क्रांति हुई। तब जाके जरूरत पड़ी कि लोगों के बीच में व्यवहार बढ़ गए। लेकिन लोगों के बीच में व्यवहार बढ़े, लेकिन लोगों का एक दूसरे के साथ कैसे संपर्क रखना, ऐसे में लोगों के बीच में काफी आनाकानी होनी शुरू हुई। लोग शीलों का आचरण नहीं करते थे। और ऐसे में बुद्ध जैसे, महावीर जैसे, या फिर उस वक्त के जो भी जितने चिंतक थे, महामानव थे, हमारी भाषा में महान समन संगी थे, इनकी पैदाइश होती है और वो दिशा दे देते हैं सारी दुनिया को। बुद्ध ऐसे ही महान समन संगी हुए जिन्होंने कि समन संघ को एक बहुत ही बढ़िया दिशा दी। हम जो है बहुत सारे सूत्र है जो तथागत बुद्ध ने कहे। वैसे तो 84,000 सूत्र है, उसमें से 82,000 सूत्र जो खुद बुद्ध ने दिए हैं, और 2,000 सूत्र जो है बुद्ध के कंटेम्पररी जितने भी मंक्स थे, जो भिक्षु थे, उन्होंने दिए हैं। तो ऐसे चलते खासकर एक दो सूत्र को अगर देखते हैं, जैसे रतन सूत्र है, मंगल सूत्र है। ये मंगल सूत्र में 38 मंगल बातों का जिक्र उन्होंने किया है। उसी में से हमने 10 गोल्डन रूल्स यहाँ पर हमारे समन संघ के नियम बनाए हैं। और वो हमारे कार्डिनल रूल्स, गोल्डन रूल्स है। वो इसीलिए अनिवार्य है कि अगर हम उन 10 गोल्डन रूल्स का अगर ठीक ढंग से, कड़ाई से अगर पालन करेंगे, तो भविष्य में जो भी समस्या है उसके साथ निपटने के लिए हम बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार हो जाएंगे। अब समस्या क्या है? अभी आज के हालात में देखते हैं, आज की तारीख में अगर देखते हैं, तो तीन चार प्रकार की समस्याएं हमारे सामने आ जाए। आज देखिए, हमने समन संघ ने संविधान को अपना नेता माना है। जैसे बुद्ध ने कहा था कि मेरे पीछे धम्म ही आपका नेता होगा, संघ ही आपको चलाएगा। तो मैं रहूं या ना रहूं, ये संघ धम्म की आइडियोलॉजी और संघ का इकट्ठा होना ही आपको आपके भविष्य में सुरक्षित रखेगा। तो ऐसी ही बात आधुनिक काल में जो बुद्ध से चलती आई थी, सम्राट अशोक ने उसको इस्टेब्लिश किया था। उसके बाद संत रविदास, उसके बाद जो जितने भी गुरु नानक है, संत पेरियार है, ज्योतिराव फूले, शिवाजी महाराज है, शाहू महाराज है, बाबा साहब आम्बेडकर तक चलते हुए अभी कांशीराम जी तक भी हम कह सकते हैं। तो ऐसे महान समन संघियों ने इसको एक ढंग से चलाने के लिए, एक रूटीन में, एक हाईवे में जैसा हम चलते हैं बहुत स्पीड से और ठीक ढंग से चलते, ऐसे रास्ते पर लाने की कोशिश की। लेकिन पिछले 70 साल से हम देखते हैं कि जो डेमोक्रेसी का इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए, रूल ऑफ लॉ इस्टेब्लिश करने के लिए, और हमारे जो निजी जीवन में, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन में अच्छे ढंग से हम लोग हमारा व्यवहार करने के लिए उन्होंने सिस्टम अडॉप्ट करा दी थी। एक सिस्टम में हमको कॉन्स्टिट्यूशन दिया, दूसरे सिस्टम में हमको कल्चरल और सोशल रेवोल्यूशन के लिए उन्होंने हमको धम्म दिया। पर पिछले 70 साल से उसको ठीक ढंग से एनालाइज ना करने की वजह से कहो, या फिर उसका ठीक ढंग से आचरण नहीं करने की वजह से आज हमारे हालात ऐसे हो चुके हैं। आज का देख लो,
हमारा पहली बात तो ये कि जो अभी 28 तारीख को हमारे नए संसद का उद्घाटन होने जा रहा है, और वहां पर जो हमारे राष्ट्र का जो हेड है, असल में ऐसा होता है कि जब भी संसद का सब ये अधिवेशन लगता है, तो अधिवेशन को संबोधित कौन करता है? तो प्रेसिडेंट करता है। प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, तो पहला नागरिक है, उसके हाथ से ऐसा काम होना चाहिए। लेकिन सारी कॉन्स्टिट्यूशनल चीजों को बाहर रखते हुए, ताक पर रखते हुए, कोई तीसरे नंबर का आदमी, वो जो प्रोटोकॉल में थर्ड नंबर पर है, वो आदमी प्रेसिडेंट नंबर वन पर प्रोटोकॉल में है कॉन्स्टिट्यूशन के। प्रोटोकॉल टू में जो वाइस प्रेसिडेंट है, और प्रोटोकॉल नंबर तीन पर प्राइम मिनिस्टर है। लेकिन दोनों का प्रोटोकॉल साइड लाइन करते हुए तीन नंबर का जो आदमी है, जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम है, जो संविधान के मूल सिद्धांतों के खिलाफ होकर उसका उद्घाटन कर रहा है। और प्रेसिडेंट को कहाँ भेजा जाए? तो एक लाइब्रेरी का उद्घाटन करने के लिए। वाइस प्रेसिडेंट को भी ऐसे ही कुछ दूसरे प्रोग्राम के लिए भेजा गया है। तो ये बातें क्यों हम पूछ रहे हैं, क्यों हम बता रहे हैं आपको? ये इसीलिए कि संविधान में जो कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स और रेगुलेशंस हमने बनाए हैं, रूल ऑफ लॉ का सिद्धांत हमने एक्सेप्ट किया, ऐसे में इतनी बड़ी बात हो रही है। और जो इंसान जिसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि वो संविधान का एकत्रित जब भी सम्मेलन होता है, अधिवेशन लगता है, तो उसको संबोधित करता है, तो ये सारे जो कानूनन रूल्स है वो नहीं हो रहे, फॉलो नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो संविधान बाबा साहब ने हमको दिया था, उसका उल्लंघन हमारे आंखों के सामने हो रहा है। दूसरी चीज एक ऐसी हो गई है कि कल अभी ये यूपीएससी का, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का रिजल्ट लग गया। अब एक ये हमारे लिए अच्छी खबर है कि डेमोक्रेसी जो 70 साल पहले इस्टेब्लिश हो गई थी, उस डेमोक्रेसी के फल आने अभी अभी शुरू हो गए थे। जैसे कि SC ST को तो उनके फंडामेंटल राइट होने की वजह से, आर्टिकल 16 और 17 की वजह से, आर्टिकल 15 की वजह से, वो राइट तो 1950 में मिले थे। लेकिन जो एक 52% का जो समाज है OBC का, उसको 1994 के बाद ये अधिकार मिले, और उसकी पहली जनरेशन पढ़ने लग गई, और उसके उस जनरेशन के लोगों को अधिकार मिलने का समय अभी अभी आया, वो लोग अधिकार ले रहे थे। ऐसे में ऐसा हो जाता है कि हमारे हाथ से अधिकार छीन लिए जाते हैं, जो कि संविधान ने हमारे अधिकार कानूनन सुरक्षित किए हैं, वो नहीं हो रहा। लेकिन खुशी की बात देखो कि चारों महिलाएं सर्वप्रथम आई है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में। देश की सर्वोच्च एग्जाम है, IAS IPS IFS और अलाइड सर्विसेज की, उसमें से, और वो भी उसमें से दो, उसमें से शेड्यूल कास्ट महिला है, एक मुस्लिम है और एक अदर है, वो भी OBC से है। इसका मतलब यह है कि संविधान का जो बेनिफिट मिलने वाला समाज अभी अभी तैयार हो रहा है। ऐसे में दूसरी बात भी हो रही है, क्योंकि हमने संविधान की इम्प्लीमेंटेशन को जाना ही नहीं। क्या बात हो रही है? तो लेटरल एंट्री से हर साल करीब 30-40 लोगों को डायरेक्ट ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल तक ज्वाइन किया जा रहा है। इसका फाइनेंशियल एनालिसिस कैसा करेंगे हम लोग? अभी एक उदाहरण के तौर पर लेते हैं। जैसे कि इस साल का 2022 और 2023 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो जनरल बजट था, वो बजट 45 लाख करोड़, 45,42,000 करोड़ का वो आम बजट है। उसमें से करीब करीब 60 प्रकार के ऑन एन एवरेज मिनिस्ट्रीज होती है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। तो इसको अगर हम डिवाइड करते हैं, तो एक मिनिस्ट्री के पास अगर 45 लाख करोड़ रुपीस का, एक मान लो, अगर उसको इम्प्लीमेंट करके इसको यूटिलाइज करना है सोसाइटी के और देश के इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए, तो करीब करीब 50,000 करोड़ रुपए का जो पावर होता है, वो एक सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी के पास होता है। तो एक सेक्रेटरी जिसके पास 50,000 करोड़ का सिग्नेचर करने का अधिकार है, और वो अगर प्राइवेट सेक्टर से आता है, तो क्या वो 50,000 करोड़ रुपए हमारे जनता के लिए यूटिलाइज होने चाहिए? वो क्या हमारे लिए यूटिलाइज हो सकते हैं? अगर वो इंसान सीधे तरीके से छलांग मारते हुए, डायरेक्ट आयत जो होता है, डायरेक्ट ज्वाइंट रजिस्ट्रार, ज्वाइंट सेक्रेटरी नहीं होता, वो अंडर सेक्रेटरी होता है, वो डेप्यूटी सेक्रेटरी होता है, फिर सेक्रेटरी होता है, फिर एडिशनल सेक्रेटरी होके, फिर वो ज्वाइंट सेक्रेटरी और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी होता है, कैबिनेट सेक्रेटरी होता है। ये प्रोटोकॉल कॉन्स्टिट्यूशनल है, कॉन्स्टिट्यूशन का रूल्स है ऐसे।
इम्प्लीमेंटेशन के, एडमिनिस्ट्रेशन के इम्प्लीमेंटेशन के रूल्स के लिए लॉज बने हैं। और वो लॉ संविधान ने रूल ऑफ लॉ होने की वजह से हमारे लिए रखे हैं। अब ये खुशी की बात तो है कि हमारी बच्चियां, हमारी लड़कियां, चार चार लड़कियां सर्वप्रथम आती है लड़कों को पीछे छोड़ते हुए। तो ये हुआ कैसे? ये इसीलिए हुआ कि जब पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट में जब चर्चा चल रही थी और राइट टू वोट का जो चर्चा का विषय चल रहा था, उस वक्त बहुत से लोगों ने महिलाओं को वोट फ्रेंचाइज का अधिकार नहीं देना चाहिए, ऐसा जितने भी लोग धर्म से रिलेटेड थे, जो धर्मांध लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उन्होंने कहा था कि महिलाओं को अधिकार नहीं देना चाहिए। जो लोग टैक्स भरते हैं, जो जमींदार लोग हैं, और खासकर जो पुरुष लोग हैं, उन लोगों को ही वोट का राइट देना चाहिए, उनको ही चुन के आने का अधिकार होना चाहिए। लेकिन बाबा साहब जैसा एक दुनिया का बेस्ट इंटेलिजेंट इंसान खड़ा होने की वजह से उनकी वहां पर कुछ भी नहीं चली। और अमेरिका की महिला से पहले, यूके की महिला से पहले भारत की महिलाओं को बाबा साहब की वजह से अधिकार मिला। और वो आज देखते हैं कि राष्ट्रपति बन चुकी है, प्राइम मिनिस्टर बन चुकी है, आईएएस बन चुकी है। तो ठीक है, सवर्ण महिलाओं की बात तो ठीक है, लेकिन एससी एसटी ओबीसी की महिला अभी पहली नंबर पर आ रही है भारत के सबसे सर्वोच्च परीक्षा में। इसका मतलब है कि बाबा साहब की वजह से महिलाओं को इतने सारे अधिकार मिले थे। लेकिन सोचो, अगर आज 2024 में जिसको हम लीडर मानते हैं, संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को, वही हमारे हाथ में अगर नहीं रहेगा, तो कहाँ हमारी डेमोक्रेसी होगी? क्या हाल होगा हमारी डेमोक्रेसी का? ये हम सोचते ही नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं, ठीक है वो सोचते हैं, लेकिन अलग अलग होकर सोचते हैं। जैसे कि हमने देखा 29 लाख संगठन बनते हैं हमारे, उसमें से 4 साढ़े 4 लाख संगठन वो एक्टिव है, अपने अपने लेवल पर, अपनी अपनी खुद की ताकत पर अलग अलग रहते हुए वो संघर्ष कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे ऐसा नहीं है, लेकिन उनका काम निरर्थक जा रहा है, क्योंकि उस काम का परिणाम जो है वो जितना चाहिए उतना नहीं होता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि जब हमारा नया ऑफिस बन गया था, ये सीजीओ सेंट्रल गवर्नमेंट कॉम्प्लेक्स जैसा होता है, वैसा स्टेट गवर्नमेंट का एक कॉम्प्लेक्स भी हर जिले में गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र में बनाया था। और हमारे पुराने जो किराए के ऑफिसेस हुआ करते थे, वहां से हमारे ऑफिसेस की फाइलें लेके जाना, किताबें लेके जाना, इसका काम हमारे ऊपर था। और हमारे जितने भी क्लास 3 क्लास 4 के लोग हैं, उनको ट्रक भरा भरा के हमारे ऑफिसेस के किताबें और फाइल हम लेके जा रहे थे। ऐसे में ये समन संघ के लिए और इकट्ठा आने के लिए बहुत अच्छा उदाहरण है। तो हम लोगों ने, हमारे जितने भी क्लास 3 क्लास 4 लोग हैं, वो ट्रक बुलाते थे और ऐसे ही फाइलें फेंक देते थे उसमें, ऐसे इर्द गिर्द। और उसमें एक ट्रक में करीब 200 150 फाइलों के ऊपर फाइलें नहीं जाती थी। हमने वहां पर सोचा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, कितने ट्रक करोगे, कैसे ले जाओगे, फाइलें फट जाएगी। अच्छे गवर्नमेंट रेजुलेशन है उसमें, गवर्नमेंट की जीआरस है, बहुत सारी योजनाओं की फाइलें हैं, ये तहस नहस हो जाएगी। तो इसीलिए हमने क्या किया, बुक कीपिंग के लिए एक लाइब्रेरियन को बुलाया। लाइब्रेरी ने आया, उसको किताबें कैसे रखना है, क्रोनोलॉजी से कैसे रखना है, उसको ठीक तरीके से रख के उसका सिस्टमेटिकली वो डालते वक्त और उतारते वक्त भी कैसे रखना चाहिए, ये उसका बहुत बड़ा ज्ञान था। तो उसने आधे घंटे में हमको पेपर पर प्लान बना दिया, और सारी फाइलें एक के ऊपर एक रख के, सीरियली रख के, ABCD के हिसाब से रखते हुए, हम एक ही ट्रक में 5,000 फाइलें हमने लेके गई थी। तो मैं उस वक्त सोचता था कि ये क्यों हुआ। हम जब ऐसे ही फाइलें रखते थे, हमको पता नहीं था। लेकिन जब सारी फाइलें, सारी किताबें हमने इकट्ठा करके अगर रख दी थी, इसीलिए वो उतारते वक्त भी, और जब हमने ऑफिस लगाया 4 5 दिन में, तो बहुत ही सही ढंग से हमने ऑफिस का पूरा सेटलमेंट कर दिया नई बिल्डिंग में। तो एक छोटा सा उदाहरण है, ये क्यों हुआ, क्योंकि जो भी बातें अगर हम लोग ठीक से इकट्ठा करके अगर रखते हैं, तो उसका परिणाम सही होता है। ऐसे ही हमारे 4.5 लाख संगठन है, इधर उधर काम करते हैं, अपनी ताकत लगाते हैं, अपनी ताकत व्यर्थ गंवाते हैं। अगर ये सारे संगठन अगर इकट्ठा हो जाते हैं, तो आज ये सोचो कि हम, हमारे ऊपर ये नौबत नहीं आती कि हमारे संविधान की हालत इतनी खस्ता हो जाती। हमारा जो बजटरी प्रोविजन है, बजटरी अलोकेशन है, उसका एलोकेशन ऑफ फंड है, वो किसको जाता है? अभी देखा आपने, 1.5 महीना पहले एक जो आदमी दुनिया का सबसे रईस आदमी बनना चाहता था, उसने एक 4 5 दिन में इस देश की इकोनॉमी को 4.5 लाख करोड़ रुपए से डुबा दिया। तो मैं बताता हूँ, मैं गवर्नमेंट में काम करता था, इसलिए बजट को मैं बहुत नजदीक से देखा।
तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का इस साल का बजट, जहाँ की 12 करोड़ की पॉपुलेशन है ऑन एन एवरेज, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की 12 करोड़ की पॉपुलेशन के लिए करीब करीब 3,15,000 करोड़ का आम बजट महाराष्ट्र गवर्नमेंट का होता है। तो ये 12 करोड़ का बजट, 12 करोड़ लोगों के लिए बजट है 3,15,000 करोड़। और एक आदमी ने अपने गवर्नमेंट के लोगों को, जो लोक प्रतिनिधियों को अपने हाथ में रखकर, अपने अपने पावर के नीचे रखते हुए 4,50,000 करोड़ का नुकसान किया, और ये किसी को पता भी नहीं चला। और अभी ऐसा हो गया है कि उसकी इकोनॉमी, आज वो जापान में जाकर बैठा है, आज ही वापस आए, जापान में जाकर बैठा, और वहां पर इकोनॉमी स्टेब्लिश करने के लिए सारे दुनिया के लोगों को उन्होंने आमंत्रित किया कि हमारे भारत के प्राइवेट सेक्टर में आप इन्वेस्टमेंट करो। तो करीब करीब 1.5 से 2 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल्स कल 3 दिन के जापान के मीटिंग में हो गए। हमें तो कुछ भी पता नहीं है। इसका मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो बाबा साहब ने हमको बताई, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी विद कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स, ये जो पद्धत बाबा साहब ने बताई, ये पद्धत हमने पिछले 70-72 साल से सीखी ही नहीं है। क्यों नहीं सीखी? क्योंकि हमने संगठित रहना सीखा नहीं है। हम अलग अलग संघर्ष करते रहे। अगर इकट्ठा हो जाते और उसमें से जिन लोगों को इकोनॉमिक्स का बड़ा अच्छा नॉलेज है, वो लोगों की अगर 10-15 संगठनाएं भी एक बजट के ऊपर अगर काम करती, सीरियसली काम करती, और बजट के पहले ही प्री बजटरी सेशन जो बड़े लोग लगाते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट लोग, वैसा अगर SC ST OBC लोगों का अगर एक अधिवेशन लगाया जाता, और इकोनॉमिक रेजुलेशन हमारे क्या होने चाहिए इसके ऊपर अगर वो बात करते, तो हम गवर्नमेंट को फाइनेंस मिनिस्टर के साथ बैठकर, हमारे एलोकेशन का क्या करते हो, क्यों नहीं किया, पिछले साल का हमारा इतना बजट आपने डाइवर्ट क्यों किया, और इसका यूटिलाइजेशन नहीं किया ये आपने, तो आपने संविधान का विद्रोह किया। ये काम हमारी 10-15-50 साल, 50-60 हजार जितनी भी इकोनॉमिक्स के ऊपर काम करने वाली संगठनाएं हैं, वो क्वेश्चन उठाती, और सारी और अदर संगठन उसको काम करती, मदद करती। ऐसा नहीं होता। तो ये सारा नुकसान हम लोग केवल हमारी वजह से कर रहे हैं। आप भूल जाओ कि कोई दूसरा आदमी आपको बिगाड़ रहा है, बिल्कुल नहीं। जो सवर्ण है वो तो अपने हित का काम कर रहा है, वो आपको बर्बाद नहीं कर रहा है। हम खुद को बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि हम संगठित नहीं है। तो ये सारी बातें, दो चार ही इशू है, इसमें को डीप में ले जाया जा सकता है। नीतिमत्ता के तौर पर या नैतिकता के तौर पर अगर ये सारे इश्यूज हम डिस्कस करेंगे, तो हम पाएंगे कि केवल और केवल हम लोग संगठित नहीं होने की वजह से हमने पिछले 70 साल में हमारा खुद का नुकसान किया है। मॉनेटरी नुकसान भी हुआ है, सोशल इंटीग्रेशन का नुकसान भी हुआ है, कानून भी जैसे हमने चाहिए थे वैसे हम बना नहीं पाए। इसीलिए हमको ना तो पॉलिटिकल रेवोल्यूशन हम कर पाए, ना हम इकोनॉमिक रेवोल्यूशन कर पाए, ना हम सोशल रेवोल्यूशन कर पाए, और बाबा साहब ने जो तथागत बुद्ध का धम्म दिया था, उसकी हम कल्चरल रेवोल्यूशन भी नहीं कर पाए। क्योंकि बाबा साहब ने कहा है कि एवरी पॉलिटिकल रेवोल्यूशन प्रीसीड्स कल्चर एंड सोशल रेवोल्यूशन। जहां भी सांस्कृतिक और सामाजिक क्रांति होती है, उसके बाद पॉलिटिकल क्रांति सक्सेस होती है। इसीलिए बाबा साहब ने बुद्ध का धम्म हमको दिया। हम तो वैसे भी जी रहे थे, जानवरों की तरह जी रहे थे, क्या फायदा मिलता था? कुछ भी नहीं। लेकिन बुद्ध का ही धम्म क्यों दिया? क्योंकि बुद्ध का धम्म आपको इंसान बनाने की सीख देता है। उसी में से 10 गोल्डन रूल हमने लिए हैं। 10 गोल्डन रूल्स का अगर हम कड़ाई से पालन करेंगे, तो 1-2 महीने में हमारा दूसरों के प्रति सोचने का ढंग ही बदल जाएगा। ना तो हम पैसे का कोई प्रॉब्लम कर सकेंगे, ना तो हम एक दूसरे के साथ रहने का कोई प्रॉब्लम कर सकेंगे। हम लोग एक दिशा में एक जैसे सोचने वाले 100 करोड़ लोग बन जाएंगे, अगर हम 3-4 साल तक इस बात के ऊपर, इकट्ठा रहने की बात पर गंभीरता से सोचेंगे। तो बहनों और भाइयों, सारे समन संगी, मैं बहनों को और भाइयों को रिक्वेस्ट करता हूँ, यही बात हमें अदर संगठन के प्रतिनिधियों को, लोगों को बतानी है कि देखो भाई, आप काम करते हो बहुत अच्छा है, हम आपके काम के लिए कभी आपको दोष नहीं देते, लेकिन परिणाम के ऊपर आप सोचो कि कितना परिणाम मैं कर देता हूं। जैसे कि गवर्नमेंट हमको कभी हर साल का एक टारगेट देता है कि आपको इतना इतना फला फला काम करना है, ये टारगेट अचीव, ये स्कीम आपको हम दे देते हैं। इस स्कीम का रिजल्ट आपको मार्च महीने में बजटरी प्रोविजन के पहले आपको बताना है, कितना बजट खर्चा हुआ, आपने कितना काम किया, इसका रिपोर्ट कार्ड आप दे दो। तभी आपके CR में हम लोग अच्छा प्लस पॉइंट लिखेंगे, अदरवाइज आपके CR भी खराब कर देंगे। यही जो बजटरी प्रोविजन है,
ऐसे ही सोसाइटी में रहने के, नीतिमत्ता के, लोगों के साथ व्यवहार करने के, यही नीतिमत्ता के रूल हमारे पास है, तो बुद्ध के धम्म के पास है। इसीलिए बाबा साहब ने बुद्ध का ही धम्म हमको दिया। और अगर हम लोग पिछले करीब करीब 60-65 साल में जो धम्म हमने लिया, तब से अगर उसको गंभीरता से लिया होता तो हम डिसिप्लिन में रहते। 10 गोल्डन रूल्स क्यों ना हम 1956 को अडॉप्ट कर लेते, उतने जागरूक रहते। ठीक है, वो तो जनरेशन ऐसी थी कि बाबा साहब जल्दी चले गए, उस जनरेशन को समझ में ही नहीं आया कि रिएक्ट कैसे करना, लोगों के साथ बर्ताव कैसे करना है। ये जो हमारे जान के ऊपर उठने वाली जो सोसाइटी है, जान के ऊपर सत्ताधारी जो वर्ग है, वो हमारे खिलाफ चलने वाले जो लोग हैं, इनके साथ कैसे व्यवहार करना, ये तो उस वक्त के लोगों को पता नहीं था, क्योंकि बाबा साहब ने स्ट्रीमलाइन कर दिया था। तो ये बात हम आज जाकर 70-72 साल के बाद हमारे समझ में आई कि हमारी गलती क्या हो गई। ये सेल्फ एनालिसिस जब हम लोग करेंगे तभी हमारा आगे का रास्ता ठीक ढंग का रास्ता बन सकता है। तो इसीलिए सबन संघ ये सोचता है कि ये विचार करना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ हमको डायलॉग करना पड़ेगा। इसीलिए जितने भी संगठन हमारे हैं, जो बुद्धिजीवियों के हैं, जो एक्टिविस्ट लोगों के हैं, सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, कर्मचारियों के संगठन, उन सभी के सभी लोगों को आप नागपुर के 14 अगस्त के जो हमारी संगीति जो है, उस संगीति में हम सभी लोगों को वहां पर आमंत्रित कर रहे हैं। तो यहाँ वहां पर आइए, वहां पर हम लोग माइक्रो एनालिसिस करेंगे। हम लोग आपको गालियां नहीं देंगे, हम तो ये कहेंगे कि हमने कितनी गलतियां की है और उन गलतियों से कैसे सुधारा जा सकता है। हमने रास्ता अपनाया 10 गोल्डन रूल्स का, और एक दूसरे के साथ पद, पैसा, प्रतिष्ठा, मंच, माला, अहंकार, ये सारा कुछ छोड़कर हम इकट्ठा आने का जो मार्ग हमने चुना है, क्या ये सही है? अगर सही है तो इसका एनालिसिस करो। और बुद्ध ने जैसे कहा कि यही पश्चिकोपनाय को पचित्तंग वेदी तब्बो, आवो इसकी जांच करो, उसकी देखभाल करो, उसको आप सर्च करो, और अच्छा लगे तो ही आप इसको अडॉप्ट करो। यही बात हम लोग 14 अगस्त को उन लोगों को बताने वाले हैं कि हमने ये 1 2 3 4 5 5 6 ऐसे ऐसे प्लान बनाए हैं, और अगर इससे बढ़िया प्लान आपके पास है तो आप बता दो। हम लोग इकट्ठा होकर उन्हीं प्लानों को भी हम अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप अगर वहां पर नहीं आओगे और आप बार बार वही काम करोगे, तो हम ये सोचेंगे, हमें कहेंगे कि आपको इस समाज को इकट्ठा लाने की कोशिश नहीं करनी है, आपको आप खुद को चमकाना है, आपकी खुद की लीडरशिप आपको बढ़ानी है। जैसे मनुवादी संस्थाओं में, जैसे मनुवादी विचारधाराओं में एक कोई अध्यक्ष होता है, वो मुखिया होता है, उसके बच्चों को भी वो मुखिया बना देता है, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी का चलता है व्यवहार। ये व्यवहार नहीं चलेगा तो हम लोग उसके बाद आपके ऊपर टीका टिप्पणियां करना शुरू कर देंगे, क्योंकि हमने आपको आह्वान किया है, हमने आपको रिक्वेस्ट की है। हम लोग हाथ जोड़कर आपको बोलते हैं कि आप 14 अगस्त को आ जाओ। तो इसीलिए उनको आपको आमंत्रित करना है। और ये आमंत्रण करने के बाद हम गंभीरता से 4 दिन के लिए, 12, 13, 14 और 15 अगस्त, ये 4 दिन हम लोग बहुत ही गंभीरता से चर्चा करेंगे कि हमने 2 साल में क्या कुछ पाया है, और आगे जाके हमको हमारी स्ट्रेटेजी प्लानिंग और हमको कैसे काम करना है, इसका सारा प्लानिंग हमको करना है। इसीलिए हमको आगे चलकर ये 2 महीने के अंदर लोगों को तैयार करना है, लोगों को बताना है। जिन लोगों को, जो नए साथी है, उन्होंने भी ये समझ लेना है। और वो नए साथी आते हैं तो वो संगठन वालों को, अपने भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को बुला सकते हैं 14 अगस्त की उस संगीति के लिए। वहां पर अगर 100-150 लोग, अगर अदर संगठन के प्रतिनिधि अगर आएंगे, तो उनके साथ हम लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से डायलॉग कर सकते हैं, और उसमें से कुछ ना कुछ तो भी हम आउटपुट निकाल सकते हैं। क्योंकि हमने तो अच्छा रास्ता पकड़ लिया है, बाबा साहब ने, बुद्ध ने, ज्योतिराव फूले ने, पेरियार ने, जो कि हमारे महान समन संघी है, इनके रास्ते पर चलने की हमने ठान ली है। अब हम ये रास्ता नहीं छोड़ेंगे, उनको हमको यही बात बतानी है। तो बस इतना ही मुझे आज के कंसेप्ट में बताना था। अगर मुझसे कुछ गलती हो गई हो, कुछ इधर का उधर की बातें अगर मुझसे अगर अनजाने में अगर हो गई हो, तो संग मुझे माफ करे। संगे यो खलितो दोषो, संगो खमतु तम्मम, संग मुझे क्षमा करे। जय भीम, नमो बुद्धाय, संगं नमामि, जय संविधान।